नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग आपके ग्राम समाज एवं विकास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि यह टॉपिक आपके जो सिलेबस उस सिलेबस में मेंशन नहीं है, जो आपका सिलेबस ग्राम समाज एवं विकास का दिया हुआ है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप एज अ लेखपाल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे तो इससे संबंधित आपकी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न है उस प्रश्न के पूछे जाने की जो प्रबल संभावना है। इसीलिए आपके सम्मुख हम लोग आपके ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत संक्षिप्त तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से ग्रामीण एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, यानी जो ग्रामीण के क्रियाकलाप होते हैं, ग्राम के क्रियाकलाप होते हैं उसमें इन्वॉल्व है और वो उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान है। तो अगर हम बात करते हैं, आज करीब 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हो कि लगभग 70% जो जनसंख्या है वो आपके कृषि कार्य पर निर्भर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा, नॉट 70, ये आपकी 57% है। डाटा गलत होगा। 57% जनसंख्या आपकी कृषि कार्य पर निर्भर है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर 57% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन जो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इसका जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी प्रतिशत भागीदारी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वर्ष 1951-52 में कृषि का योगदान 60% था, जो 1920-21 में घटकर 16.5% हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि 1950-51 में कृषि का जो योगदान था वो 60% था, जो आज घटकर लगभग 2019-20 में 16.5% हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि जो कृषि की एक्टिविटी है, जैसे कहने का मतलब है, मैं आपको इस तरीके से कुछ समझाता हूं कि 1950-51 में 100 रुपए की जो मान लीजिए अर्निंग हो रही है, उसमें से 60 रुपए की जो अर्निंग होती थी वो आपके कृषि से होती थी, लेकिन यही जो अर्निंग है डिक्रीज होके आज 2019-20 में 16.5 रुपए हो गई। यानी आप देख रहे हैं कि जो किस स्तर से कृषि का जो योगदान है वो अर्थव्यवस्था में वो कम होते चला गया है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं कि वर्तमान में आपको जैसे मैं बताया 57% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे जो भारतीय कृषि है। जैसे आप जानते हैं भारतीय कृषि में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग अभी एक पापा वीडियो तैयार कर रहे हैं जिसमें 3 से 3.5 घंटे में आपको संपूर्ण जानकारी, ठीक है, A to Z जो कि आपके सिलेबस में है प्लस सिलेबस से इतर जितनी भी चीजें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारतीय कृषि की विशेषताएं। अगर भारतीय कृषि की विशेषताएं की बात करें तो इसमें जो है आपका परंपरागत तकनीक, उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता। अब देखिए, परंपरागत तकनीक इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जो किसान हैं उनकी स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले उनके पास जो अर्थ होता है, धन होता है, इसका अभाव, तकनीक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, परंपरागत तकनीक के अंतर्गत आएगा जब उनके पास अर्थव्यवस्था नहीं होगी। वही चीज है, पुराने समय की जो भी चीजें उनको यूज कर रहे हैं, उन्होंने कुछ आधुनिकता को नहीं लाया है। ठीक है, उनको ये नहीं मालूम है कि जो हमारी मृदा है उस मृदा को किस अनुपात में उर्वरक की जरूरत है। ठीक है, उन्होंने तकनीक रूप से इतने सक्षम नहीं है। जो गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की स्कीम चलाई जाती है उससे भी अवेयरनेस नहीं है। उत्पादन में अनिश्चितता, जैसे आप जानते हैं भारतीय देश है वो कृषि प्रधान है, लेकिन जो भारतीय कृषि है वो ज्यादातर मानसून पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सिंचाई के इतने साधन नहीं उत्पन्न है। आप देख रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए किसी भी किसान ने अपनी फसल बोई है, यदि बारिश अच्छी हो गई तो उसकी जो फसल है वो तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर बारिश थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गई तो उसकी जो फसल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब
उत्पादन में अनिश्चितता होगी तो होगा क्या, जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो निम्न उत्पादकता का निकलेगा। ठीक है, तो ये कुछ भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर कृषि में उत्पादकता के सामान्य कारणों की हम लोग चर्चा करते हैं, तो सामान्य कारणों में जो होगा, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक लोगों का संलग्न होना। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज देखते हैं। जो भारतीय कृषि है उस कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण। ठीक है, तो इसमें पहला जो कारण हो जाएगा वो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक लोगों का संलग्न होना। पहला, कृषि कार्यों में अत्यधिक लोगों का संलग्न होना। ठीक है, अगला हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अच्छे से देखेंगे। निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण। निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण। जो अगला है, अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सुविधाएं। अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सुविधाएं। तो चलिए एक एक हम करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण कृषि कार्यों में अत्यधिक लोगों का संलग्न होना। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था, जो यही है, यही आपके रिजल्ट किस प्रकार के निकल के आता है। ये रिजल्ट निकल के आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो अब कैसे, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। कृषि कार्य में अत्यधिक लोगों का संलग्न होना, जैसे आप मान लीजिए ये आपके पास में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है। अभी तक क्या था कि इसमें 10 लोग इन्वॉल्व थे। इसकी उत्पादकता थी 5 क्विंटल। लेकिन होता क्या है कि इसमें 2 लोग और आ गए। हुआ क्या कि रीना और सोहन, ठीक है, 2 लोग थे। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी उसको पूरी कर लिया। तो अब क्या होगा कि ये लोग भी कृषि में लग गए। घर वालों को क्या लग रहा है कि घर वाले लोग सोच रहे हैं कि हाँ भैया हमारे कृषि कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, क्या इनके 2 लोगों को लगने से इसमें कुछ वृद्धि हुई? बिल्कुल कहेंगे आप, नहीं वृद्धि हुई। ठीक है, यानी अगर हम बात करते यहां पर हुआ क्या कि 12 लोग हो गए, लेकिन जो उत्पादन था वो भी अभी कितना है, वो आपका 5 क्विंटल ही है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो बेरोजगारी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि आपके कृषि कार्य में लोगों का संलग्न होना इसकी तरफ इंगित करता है। अगर हम लोग बात करते हैं निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण। अब देखिए इसमें क्या होता है निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण में। अब इसमें जैसे ग्रामीण लोग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, अज्ञानी होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं। वो ये चाह रहे हैं, वो उन्होंने देखिए, अब मान लीजिए आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, आपके घर में कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे अब उनको क्या पता चला कि जैसे रबी की फसल है, ठीक है, अब रबी की फसल उन्होंने कभी होली के बाद काटा, ठीक है। अब जब होली के बाद में काटा, होली के बाद, तो एक बार हुआ क्या कि बारिश देर से हुई या उन्होंने फसल को देरी से बो रखा, तो उनको एक ऐसा कुछ एक अंधविश्वास टाइप में हुआ कि अगर हम होली के बाद में काटते हैं तो हमको फसल
की जो पैदावार है वो अच्छी मिलेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी जो फसल होती है उस फसल की एक निश्चित समयावधि होती है, उस निश्चित समयावधि के अंतर्गत ही जो फसलें होती है। लेकिन उनके मन में एक ऐसा विश्वास या एक ऐसा अंधविश्वास हो गया कि नहीं, अब कभी भी जो होगा हम दीपावली के बाद ही बोएंगे, होली के बाद ही काटेंगे, ऐसी उनके अंदर एक विचारधारा उत्पन्न हुई। और जब इस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न हो गई तो इससे हुआ क्या कि उनका जो प्रॉपर तरीका है वो प्रॉपर तरीका उनके इस तरीके से एक जो मान लीजिए कह लीजिए कि एक रूढ़वादिता है, इस रूढ़वादिता से हुआ क्या कि जो उनकी फसल है उस फसलों को नुकसान हुआ। इसीलिए क्या कहेंगे, निरुत्साह ग्रामीण वातावरण। और जो ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें आपके किस पे डिपेंड करती हैं, वो आपके इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि आप कितने ज्यादा शिक्षित हैं या कितनी अच्छी आपने फसलों की देखरेख की है, कितने अच्छे आपके अंदर जो उर्वरक है उन उर्वरकों का प्रयोग किया है। हालांकि देखिए ये सब चीजें होते इसी तरीके से हैं जिस तरीके से आप अपनी जो नॉलेज उस नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। अगला देखते हैं अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सुविधा है। अब देखिए होता क्या है कि अब इसको भी अपर्याप्त कह सकते हैं और इसमें एक चीज और भी कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में अगर मतलब है भी तो लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि जैसे जो संस्थागत रूप से वित्त दिए जाते हैं उसमें तो चलिए ठीक है, आपके बैंक हो गए या अभी और भी बहुत से स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन असंस्थागत में क्या होता है कि मान लीजिए आपके बहुत बड़े बड़े साहूकार हैं, तो साहूकार लोगों ने क्या किया, ठीक है, आपको पैसे दे दिए लेकिन उसके एवज में आपसे बहुत ही ज्यादा या बहुत ही हाई लेवल पे वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, सारी ब्याज लेते हैं। तो इस तरीके से भी जो हमारी कृषि हो जाती है वो कृषि प्रॉपर तरीके से जो नहीं हो पाती है और यही आपके निम्न उत्पादकता के कारण होते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आप लोग धैर्य बनाइएगा, वीडियो अगर लंबा हो रहा हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन इतना लंबा तो क्लास एटलीस्ट आप लोगों का लेना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, अब ये तो आपका जो उत्पादन होते हैं उस उत्पादन के कारण हो गए। ठीक है, इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे तकनीकी कारण हो गया, ठीक है, आपके संस्थागत कारण होगा जिसमें जोत का आकार छोटा होता है, वो पट्टेदारी का जो ढांचा होता है इस तरीके से होता है कि नहीं आपको जो पट्टा है मतलब आपने किसी की भी जो पट्टा क्या होता है, एक लैंड जो लैंड होता है वो लैंड का रेवेन्यू के बेस पर आपके एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उत्पादन की पिछली तकनीक हो गई, आपके सिंचाई के अपर्याप्त साधन है, ये भी चीजें क्या होती हैं जो आपके निम्न उत्पादकता के कारण होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे कृषि आगत। अब देखिए कृषि आगत क्या होता है। कृषि आगत का अर्थ उन साधनों से है जो कृषि की उत्पादकता में सहायक हैं। मतलब ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपकी कृषि की उत्पादकता होती है उस कृषि की उत्पादकता में सहायक होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने लिख रखा बीज आपका हो गया, सिंचाई हो गया, उर्वरक हो गया, कृषि यंत्र तथा आपके साक हो गए। तो कृषि आगत से तात्पर्य उन संसाधनों से है जो आपकी कृषि की जो उत्पादकता होती है उस कृषि की उत्पादकता में आपके सहायक होते हैं। अब देखिए हाई जो बीज हो गए, बीज में भी कुछ प्रकार होती है। जब आपने देखा होगा जब हरित क्रांति हुई तो उसमें हाई यील्ड वैरायटी के बीज प्रयोग किए गए थे। ठीक है, सिंचाई की बात करें, सिंचाई भी हम लोग आगे देखेंगे सिंचाई कई प्रकार की होती, सिंचाई मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, लघु होती है, मध्यम होती है और आपके बृहद होती है। उर्वरक देखेंगे, उर्वरक में जो आपके एनपीके होते हैं उनका अनुपात किस प्रकार से होना चाहिए। फिर उसके बाद कृषि यंत्र तथा साख के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर बीज के बारे में बात करते हैं तो अभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाई यील्ड वैरायटी। अब देखिए इसको एक शॉर्ट वे में दे सकते हैं और आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो हाई यील्ड वैरायटी, इसी से संबंधित आपके राष्ट्रीय बीज नीति 2022 भी बनाई गई थी। बस इतना ध्यान रखिए, राष्ट्रीय बीज नीति 2022
2। चलिए अब जानते हैं इस लेवल पर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपके न्यू दिल्ली में। अब देखिए सिंचाई के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सिंचाई, देखिए सिंचाई के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो सिंचाई क्या होती है। आप जानते हैं कि भारत में जो कृषि है वो ज्यादातर मानसून पर निर्भर करती है। यदि मानसून अच्छी तरीके से नहीं होता है तो उसके लिए सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। अब देखिए सिंचाई कई प्रकार से हो सकती है, आपके ट्यूबवेल के माध्यम से हो सकती है, आपके नहरों के माध्यम से हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक समुचित तरीका होता है, तालाब के माध्यम से भी हो सकती है। तो इन्हीं तरीकों को अपनाते हुए हुआ क्या है कि जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है और उस क्राइटेरिया के तहत आपकी जो सिंचाई होती है उन सिंचाई को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहले आपका वृहद आपका आएगा, फिर आपका मध्यम और फिर आपका लघु आएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि वृहद, लघु तथा मध्यम, इस जो ये तीनों भी सिंचाई के तरीके हैं, या हम लोगों ने इसमें जो तीनों तरीकों में डिवाइड कर दिया है उसमें क्या है, सबसे पहले में अगर बात करें लघु में, तो लघु में जो आपका होगा वो 2000 हेक्टेयर। इसमें क्या होगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर, और इसमें क्या होगा आपका जो 10,000 हेक्टेयर है इससे अधिक, ठीक है। यानी आप मान के चलिए, जैसे आप पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में आपको इन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए। जैसे उन्होंने ये कहा कि एक किसान एक नहर का इस तरीके से प्रयोग करता है जिससे उस नहर से जो कुल सिंचित भूमि है वो 5,000 हेक्टेयर की है। तो अब बताइए इस श्रेणी को हम लोग जो सिंचाई है, सिंचाई की किस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। आपको दिमाग तुरंत जाएगा कि देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो सिंचाई होता है उस सिंचाई को हम लोगों ने 3 भागों में प्रयोग किया था, या 3 भागों में हम लोग बांटा था। उस 3 भागों में पहला आपका वृहद सिंचाई हो गया, दूसरा मध्यम हो गया और तीसरा आपका लघु सिंचाई हो गया। आप लोग का दिमाग तुरंत कहा जाना चाहिए कि यह मध्यम सिंचाई के अंतर्गत आएगा। चलिए तीनों भाग आपके हो गए, जैसे मैंने आपको बताया वृहद और मध्यम और तीसरा लघु। अब आगे हम लोग अगर बात करें तो सिंचाई के प्रचलित अन्य रूप, जैसे आपने सुना होगा क्या स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, सतही सिंचाई होती है, गुरुत्वाकर्षण सिंचाई होती है। तो उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सिंचाई के प्रचलित अन्य रूप। अब देखिए इसमें जो आपका पहला होगा सतही सिंचाई। तो उस सतही सिंचाई में क्या होता है कि देखिए सतही सिंचाई का मतलब क्या है, जो जल होगा वो सतह पे आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जल सतह पर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कृषित भूमि तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण के वहां पर किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वहां पर जल हम पहुंचाते हैं। तो इसमें जल सतह पर इसमें सतही सिंचाई इसमें
जल गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सतह पर पहुंचाया जाता है। इसे बाढ़ सिंचाई भी कहते हैं। ये आपका सतही सिंचाई हो गया। अगला होता है लक्षित सिंचाई। इसमें जल पाइप आदि के माध्यम से कम दबाव पर पौधों तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपका होगा लक्षित सिंचाई। लक्षित सिंचाई तो हो गया क्या, इसमें जल पाइप द्वारा कम दबाव पर पौधों तक पहुंचाया जाता है। अगला जो सिंचाई का प्रकार है ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई। देखिए ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई, देखिए ये बहुत ही अच्छी सिंचाई का साधन है। इसमें क्या होती है, जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस वाटर की रिक्वायरमेंट को बूंद बूंद के माध्यम से जो लक्षित पौधे होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे बहुत फायदे हैं। इसमें क्या होता है, नियमित पानी मिलने से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा, पानी की बचत होती है। तीसरा, अनावश्यक बहाव न होने के कारण मृदा अपरदन होता है वो भी रुकता है, यानी मृदा की जो अपरदन है उसमें कमी आती है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होता है, इसमें लोग देखते हैं ड्रिप सिंचाई। देखिए ड्रिप सिंचाई अलग है और स्प्रिंकलर सिंचाई अलग है। उसमें क्या होता है, जो फव्वारों के माध्यम से सिंचाई पहुंचाई जाती है, और ड्रिप सिंचाई में हम लोग क्या कहते हैं, बूंद बूंद के माध्यम से जो जल होता है वो फसलों तक पहुंचाते हैं। ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई। अब देखिए होता क्या है, इसमें जल पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता। अब देखिए इसके हम लोग फायदे की बात करें तो पहला फायदा यही हो जाएगा कि बूंद, ठीक है, जल की जब जड़ों तक पहुंचता है तब उत्पादन में वृद्धि होती है। अगला क्या होता है, जल को बर्बाद होने से बचाया जाता है। अगला हम बात करें, जब जल बूंद बूंद करके पहुंचता है तब मृदा अपरदन नहीं। ठीक है, ये था आपका ड्रिप सिंचाई या तो
इसको हम लोग टपक सिंचाई कहते हैं। अगला देखते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई। अब देखिए इसमें जल विभिन्न पाइप आदि के माध्यमों से, देखिए आपने देखा होगा जब कभी गार्डन वार्डन में जाते हैं तो आपने देखा होगा बीच में ऐसे फव्वारा टाइप में लगा रहता है, ठीक है, और उसमें ऐसे से घूमा करता है और जो जल होता है वो काफी तेजी से फ्लो के माध्यम से उस पूरे गार्डन या उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में पहुंच जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है स्प्रिंकलर सिंचाई। इसमें जल को विभिन्न पाइप आदि के माध्यम से उच्च दबाव पर छोड़ा जाता है, जिससे यह लक्षित क्षेत्र या खेतों में ऊपर से पौधों को पानी उपलब्ध कराता है। ये स्थायी तौर पर लगाए जाते हैं। इसका उपयोग गार्डन एवं सब्जी उत्पादन में काफी बढ़ा है। इसको फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो हम लोग स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं फव्वारा सिंचाई। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जल उच्च दबाव पर पाइप के माध्यम से लक्षित क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो इसका उपयोग है, इसका उपयोग गार्डन यानी बगीचा या सब्जी उत्पादन में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज सिंचाई के बारे में। कल हम लोग इसके आगे जो उर्वरक हैं उस उर्वरकों के बारे में देखेंगे। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपने जो भी इष्ट मित्र हैं जो या आपके जो माता पिता हैं उनके सपनों को साकार करते थे। जय हिंद, धन्यवाद।